मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण, लेकिन अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि सवाल उठ रहा है क्या सुचारू रूप से चल पाएगी एनडीए की सरकार। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही सरकार बनने की बात शुरू हुई, उसके बाद से ही डिमांडों का दौर शुरू हो गया। कोई चाहता है कि ईडी सीबीआई जैसे जो डिपार्टमेंट है वो उनको दिए जाए, तो कोई और डिपार्टमेंट मांगता है, तो वहीं कुछ और लोग हैं जो कोई भी पद नहीं चाहते। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एनडीए की ये 3.0 मोदी सरकार कितने समय के लिए चल पाएगी, क्योंकि खींचातानी पूरी तरीके से जारी है। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुलदीप जी, डॉक्टर कुलदीप जी जुड़ रहे हैं, मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं और राजनीति की भी एक अच्छी परख रखते हैं। डॉक्टर कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा विषय यही है कि नाना ना करते एक बार फिर मोदी सरकार। कैसे देख रहे हैं आप इस 3.0 की मोदी सरकार, और साथ में उनके साथ एक जुड़ जाता है इतिहास कि तीसरी बार पीएम बनने वाले दूसरे नेता इस देश के हो जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, सबसे पहले आपका। और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई नाना करते करते फिर जो है तीसरी बार भी मोदी सरकार, बिल्कुल सही बात कही। और इसी बात के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को यह बता दूं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 240 सीट जीते हो और एनडीए की सरकार अब देश में बनी हो, चूंकि प्रधानमंत्री कल शपथ ग्रहण भी ले चुके, लेकिन देश के लोग इस बात को भी समझे कि जो भारतीय जनता पार्टी के 140 सांसद जीते, इनमें से 165 सांसद वे सांसद है जो केवल और केवल 200 से लेकर 2000 की वोट जीत के जो है संसद में पहुंचे। यानी कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा कि लोग कहीं ना कहीं ना करते करते कहीं ना कहीं फिर से जो है एनडीए की सरकार बना बैठे। रही बात, हम मोदी सरकार की बात करना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि अब तो खुद देश के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जब अपना पहला भाषण दिया, 72 मिनट का उनका भाषण था, उन्होंने एक बार भी ना तो भाजपा का नाम लिया और ना मोदी सरकार का नाम लिया। वे केवल और केवल एनडीए सरकार की बात उन्होंने बार बार की। मैं उस उद्बोधन को बहुत अच्छे से सुना, 25 बार, यानी कि 72 मिनट के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 32 बार जो है एनडीए सरकार की बात की। और अब ये एनडीए सरकार कैसी सरकार है, हम इस पर अगर चिंतन करें तो कहीं ना कहीं हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा कि ये अब एनडीए की सरकार मजबूत सरकार नहीं, ये कहीं ना कहीं मजबूर सरकार है। और जब से इस सरकार बनने की जो कवायद शुरू हुई, कहीं ना कहीं उससे भी सारी की सारी बातें नजर आ रही। आप देखो किस तरीके का विरोधाभास अभी आपने भी बताया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अजीत पवार गुट की, एनसीपी गुट की, भाई उन्होंने तो जो है सरकार में शामिल होने से ही मना कर दिया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो इकलौता सांसद चुनकर आया, आपने उनको जो है कैबिनेट मंत्री बना दिया। और खास तौर से जिसके पास में 3-3 सांसद, मैं यहाँ पे बात कर रहा, चूंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, जयंत चौधरी की मैं बात कर रहा, वो 2 सांसद लेकर आए, एक वे खुद राज्यसभा के सांसद, और इसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला। तो डे वन से मोदी सरकार नहीं, ये एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं मजबूर सरकार। और मैं तो अब ये कहना चाहूंगा कि देश के लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि आगे होता है क्या। और एक खास बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक ऐसे इंसान रहे हमेशा से, अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें, कि ये लोगों की पूंछ दबा के अपना काम करते थे। लेकिन आज पहली बार हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ऐसा नजर आ रहा कि अब मोदी जी लोगों की पूंछ नहीं दबाएंगे। अब सभी लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं मोदी जी की पूंछ दबा रखी। तो अब मोदी जी अपनी पूंछ दबवा के किस तरीके से काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की नजर अब इस पर रहेगी। जी मैम। तो कुलदीप जी, आपने जो उत्तर पश्चिमी आपने बताया कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, और बड़ा सवाल आपने जो है जयंत चौधरी को लेकर के कहा। एनडीए की जो गठबंधन, एनडीए की जो मीटिंग होती है, हम देखते हैं वहां पर मुख्य मंच पर उनको जगह नहीं मिलती। उसके बाद काफी नाराजगी सपा वालों ने भी जाहिर की, और जो लोग उनके क्षेत्र से आते हैं उन्होंने भी। लेकिन आप तो देखिए ना, पूरी तरीके से कैबिनेट में शामिल करने की बात चल रही है, बड़ा ओहदे देने की बात चल रही है। क्या लगता है, नहीं नाराजगी लोगों की कम हो जाएगी और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ हम जयंत चौधरी को देखेंगे? देखिए मैडम, यहां पर क्वेश्चन ये है कि मोदी जी
या ये एनडीए की सरकार किस किस की नाराजगी को दूर करेगी? एक जयंत चौधरी नाराज नहीं है। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, अब से पहले मैं किसी टीवी डिबेट में था, वहां पे जो मेरे साथी थे दूसरे, उनमें से एक मिश्रा जी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और उसी बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता तक पहुंचाना चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी वाले तो ऐसे लोग हैं, देश के अंदर कुछ तो नरभक्षी होते हैं, ये तो दल भक्षी लोग हैं। ये जिस दल को अपने साथ मिलाते हैं, ये उसी दल को जो है खत्म कर देते हैं। आप देखो शिवसेना को, देखो कभी शिवसेना के पास में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी जाते हैं मध्य महाराष्ट्र के अंदर की भाई हमें 2 सीट दे दो, और शिवसेना के साथ ये मिले और इन्होंने शिवसेना खत्म कर दी। आप फिर ऊपर आ जाओ, आप पंजाब में देखो अकाली बादल से ये मिलने गए, इन्होंने अकाली दल बादल खत्म कर दिया। मायावती की आप सिचुएशन देखो, ये किसी जमाने में मायावती से भी मिले थे। आज मायावती की सिचुएशन ये है कि मायावती एक भी जो है संसद अपना जिता के जो है संसद के अंदर नहीं भेज सकी। तो कहीं ना कहीं जितने भी राजनीतिक दल है उसमें, चाहे आप नायडू जी के दल की बात करो, आप नीतीश कुमार के दल की बात करो, आप जयंत चौधरी की भी बात करो, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग के अंदर ये सारी बातें हैं कि कहीं आने वाले समय में, अब तो आप इनका साथ दे रहे, कहीं आने वाले समय में यही आपके नाश का कारण न बने। इस वजह से सब फूक फूक के कदम रख रहे, और हर कोई दल नरेंद्र मोदी जी की पूंछ को इतने सख्त तरीके से दबाना चाह रहा, इतने सख्त तरीके से दबाना चाह रहा कि नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर इस तरीके का प्रहार ना कर सके जैसे उन्होंने पूर्व में किया। और इसी कारण मैं बार बार अलग अलग मंचों से बोल रहा कि भाई ये मजबूत सरकार नहीं, कहीं ना कहीं ये मजबूर सरकार। और खास तौर से जैसे आप जयंत चौधरी जी के बारे में बता रहे, जो अपमान जयंत चौधरी जी का किया जा रहा, मैडम वो अपमान अभी नहीं किया जा रहा। अगर मैं पूर्व की भी बात करूं, आप देखो जब चुनाव प्रचार चल रहा था, आप मेरठ की रैली के अंदर, मेरठ के अंदर रैली की गई, उस रैली के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, और वो मेरठ वो क्षेत्र है जो जयंत चौधरी जी का क्षेत्र है, जो हमारे स्वर्गीय हम सभी के आदर्श चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि रही। उस मेरठ के अंदर जयंत चौधरी जी का अपमान किया गया, और हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके का अपमान क्यों हो रहा, कहीं ना कहीं हमें इस पे भी चिंतन करना पड़ेगा। वही सर, माफ जी जी, कीजिए, वही सवाल ये रहा है कि जयंत चौधरी की क्या मजबूरी है कि वो इस अपमान को सहे जा रहे हैं, और सिर्फ अपना अपमान नहीं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो क्षेत्रवासी उनसे जुड़े, उनका अपमान भी हो रहा है। जी जी जी, देखिए मैडम, बहुत ही आपका वाजिब क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं कि जयंत चौधरी जी पिछले 10 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहे थे, और विपक्ष की राजनीति में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जी का साथ था, और जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करी थी। आप देखो, अगर आप पूर्व की बात करें तो यूपी के अंदर जो विधानसभा है उनका केवल एक एमएलए बना था, जो है बागपत सीट से, और वो भी कहीं ना कहीं भाजपा की गोदी में जाकर बैठ के थे, यानी कि उनका एक भी एमएलए विधानसभा के अंदर नहीं था। अखिलेश के साथ में लगे, उनके 9 एमएलए बने। लेकिन जिस तरीके का विश्वासघात अब जयंत चौधरी जी ने किया, और इस विश्वासघात को कराने वाले कौन लोग थे, मैं तो खुल के कह रहा, आप अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर के जो सांसद रहे, अब तो पूर्व सांसद हम उन्हें बोलेंगे, आदरणीय संजीव बालियान जी, संजीव बालियान जी कहीं ना कहीं जयंत के और भाजपा के समझौते में शामिल रहे, और संजीव बालियान जी को कहीं ना कहीं अपना हित देखना था, क्योंकि संजीव बालियान जी को कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर सीट को जीतना था। क्योंकि अगर जयंत चौधरी जी विपक्ष में रहते सपा के साथ, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की जनता चौधरी स्वर्गीय अजीत सिंह जी का बदला लेती और संजीव बालियान को हराने के जबरदस्त मूड में थी। और यहां तक लोगों के बयान आने लगे थे कि संजीव बालियान सुबह के 8 बजे ही हार जाएंगे। लेकिन संजीव बालियान ने अपनी चाल खेल ली, जयंत चौधरी जी को अपने खेमे में मिला लिया। लेकिन खेमे में मिलाने के बावजूद भी संजीव बालियान बुरी तरीके से हारे। वहां पे सपा के आदरणीय हरिंदर मलिक जी जीते, ये सबको पता। अब हो क्या रहा, जरा अब परिस्थिति देखो। अब संजीव बालियान तो हार गए, अब संजीव बालियान अपनी हार का जो ठिंकरवा है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के ऊपर फोड़ रहे। और जो ये अपमानित किया जा रहा जयंत चौधरी जी को, अपमानित वो कराने वाले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि उनको लग रहा कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी तो राजनीति खत्म होगी। अब कहीं ना कहीं राजनीति, अगर जयंत चौधरी का कद बढ़ रहा तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे उनकी तो राजनीति खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं वो इसका बदला चौधरी जयंत चौधरी जी के अपमान के साथ ले रहे, और हमें जगह जगह हर
जगह जयंत चौधरी जी को अपमान देखने को मिल रहा। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जयंत चौधरी जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। याद करो जयंत चौधरी जी कौन है। जयंत चौधरी जी तो भाई हमारे आपके मसीहा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह के बेटे हैं। कितना बड़ा कद है उनकी पार्टी, किसानों की पार्टी है उनकी पार्टी। कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वाली पार्टी थी, इसके बावजूद भी वो भाजपा में गए। लेकिन सर देखिए, हमने देखा किस तरीके से चुनाव से पहले वो मोदी जी के खेमे में आया और क्या कुछ उन्होंने मोदी जी की तारीफ के बारे में नहीं कहा। वो चलिए एक सवाल, अलग सवाल है, लेकिन आगे बढ़ते सर। देखिए इस तमाम आरोप प्रत्यारोप, जैसा आपने बताया कि राजनीति के अंदर भी राजनीति चल रही है और किस तरीके से, क्योंकि भाजपा का उधर पूरा जो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे, इसलिए सारा जो है जयंत चौधरी के साथ खेल किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है सर, देखिए अब चाहे कोई आ रहा हो जा रहा हो वो अलग है, सरकार कितने समय चलेगी कितने नहीं, लेकिन इस बीच मोदी जी ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। नेहरू जी के तरह तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गया और इसी के लिए लेकर जो है उनकी तमाम देश विदेश में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो नेहरू जी के बराबर बोला जा रहा है कि उनका कद हो गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए मैडम, ये बिल्कुल सत्य है कि भाई देश के अंदर दो ऐसे इंसान हुए जो जिन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ली। उसमें सबसे पहला नाम ये सौभाग्य मिला हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और अभी हाल ही में ये सौभाग्य मिला हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन जिस तरीके से एक तुलना हो रही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरू जी की, भाई मुझे तो ये तुलना बिल्कुल सरासर गलत तुलना की जा रही। आप ये देखो कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस टाइम पर आप देश की सिचुएशन देखो। देश आजाद हुआ, आजाद भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, और किन सिचुएशंस में हमें जो है आजादी आजादी मिली। आप देखो किस तरीके के दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, मेरे ख्याल से आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक इतने बड़े दंगे देखने को नहीं मिले। कैसे लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर विस्फोट जो है इधर से उधर जो है जा रहे थे, इस पे कई सारी मूवी भी बनाई गई, उसमें भी हमने देखा। इसके बाद जिस तरीके से ये भारत खंड खंड था, अलग अलग रियासतों में, उनको सबको जोड़ा गया, उसको अखंड भारत बनाया गया। कितने बड़े चैलेंज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने थे। और मैं तो जब याद करता हूं उस टाइम की जो सिचुएशन थी मैडम, मैं आपको बताऊं, और हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को समझे कि हमारे पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं थे। याद करें उन दिनों को, हमारे पास गेहूं नहीं थे। हम गेहूं के नाम पे लाल गेहूं अमेरिका से जो है मंगाया करते थे, और अमेरिका हमें किस तरीके की प्रताड़ना देता था, किस तरीके से हमको जलील करता था। अब नेहरू जी ने जो काम किए आजादी के बाद और आजादी से पहले का भी संघर्ष देखे नेहरू जी का, आप देखो कितने वर्षों तक नेहरू जी जेल रहे, और इसके बाद जब आजाद हुए तो देश की सिचुएशन क्या थी, फिर सारी सिचुएशन को संभाला। सिचुएशन को संभालने के बाद पूरे देश को खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, सारे संस्थान बनाए। जिन संस्थानों को आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी एक एक करके बेच रहे, वो सारे के सारे संस्थान नेहरू जी ने बनाए। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई मुझे तो जानकारी मिली कि उनके पास उन्होंने बहुत सारे अपना जो धन था वो धन भी जो है देश को दान दिया। देश के अंदर जो पहला एम्स बनाया उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दान दिया। आप मोदी जी से कहा जो है उनकी कंपेयर कर रहे हैं। भाई मोदी जी तो लूटने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी तो लूटने वाली जो है पार्टी है। कहीं ना कहीं देश के अंदर जो गुजरातीकरण किया जा रहा, और ये आज हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझ गए, 143 करोड़ इस बात को समझ गए कि अगर गुजरातीकरण किया जा रहा देश के अंदर, सब जगह देखो सारे बड़े बड़े मंत्री गुजराती, देश के प्रधानमंत्री गुजराती, देश के सारे व्यापारी, आप किसी की भी बात करो, अडानी की बात करो, सारे के सारे गुजराती। इसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी में बात करो, बड़ी बड़ी पोजीशन के ऊपर सारे गुजराती। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा, क्यों ऐसा हो रहा? तो कहीं ना कहीं ये देश को लूटने वाले लोग थे, वो देश को दान देने वाले लोग थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया। इन्होंने तो आजादी की लड़ाई को देख, इनको पता ही नहीं कि किस तरीके से ये देश आजाद हुआ। और अगर इन्हें ऐसा पता होता तो आज देश की ऐसी सिचुएशन ना होती। और मैडम बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को बता दूं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, पहली तो बात इनकी सिचुएशन देखो, इनका कद कितना डाउन हुआ। जिसके नाम पे, राम के नाम पे इन्होंने राजनीति करी और इनकी 2 सीट से इनको प्रचंड बहुमत दिलाया। आज
उसी राम के ऊपर, वहीं अयोध्या के अंदर, और केवल अयोध्या के अंदर नहीं, अयोध्या के 100 किलोमीटर दूर तक ये दूरबीन से ढूंढे हुए नहीं मिलते। क्यों भाई, शर्म नहीं आती? जो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेहरू जी की जो है तुलना करते हैं, क्या उनको शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अब कह रहे कि देश को विश्वगुरु बना देंगे 2047 तक। अगर वे ऐसा कह रहे तो उसमें कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश का बेस ऐसा बनाया, देश की नींव ऐसी रखी, जो हम ऐसे सपने आज देखने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से कि भाई मोदी जी 3 बार उन्होंने शपथ ली और नेहरू जी ने 3 बार शपथ ली, हमें इन दोनों प्रधानमंत्री को कंपेयर करना चाहिए। मोदी जी का एक अपना अलग व्यक्तित्व है, नेहरू जी का एक अपना अलग व्यक्तित्व था। और बस एक बात कह के मैं फिर आपको ट्रांसफर करूंगा, जो नेहरू जी थे, नेहरू जी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले व्यक्ति थे। मोदी जी कहीं ना कहीं देश को, नेहरू जी, सॉरी माफी चाहूंगा, नेहरू जी कहीं ना कहीं देश को जोड़ने वाले व्यक्ति थे, और मोदी जी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले व्यक्ति है। मुझे नेहरू जी के बारे में जब मैं पढ़ता हूं अपने पूरे कार्यकाल के अंदर, वो किसी मंदिर में नहीं गए, किसी मस्जिद में नहीं गए, किसी चर्च में नहीं गए, किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं गए। लेकिन आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? अरे राजनीति के अंदर इन्होंने जो है धर्म घुसा दिया, लोगों को बेवकूफ बना दिया, राजनीति से असली मुद्दे इन्होंने गायब कर दिए। राजनीति के अंदर आज कोई शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं करता, बेरोजगारी की बात नहीं करता, किसानों की बात नहीं करता। कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत अगर इस तरीके से मोदी जी की नेहरू से कंपेयर की जा रही। जी मैम। ठीक है कुलदीप जी, बिल्कुल एक अलग सवाल है, लेकिन कुलदीप जी जो समीकरण जात के बैठाया गया है कैबिनेट में, आपने देखा कि ओबीसी से कई मंत्री आए हैं, एससी एसटी तमाम समीकरण बैठाए गए हैं, और साथ ही जैसे ही एक्शन पीएम मोदी देखिए पद संभालते हैं, एक्शन में आ जाते हैं, और किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा जो है वापस से अपने कर देते हैं, जो 17वीं किस्त बाकी थी उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो क्या अब विधानसभा के चुनाव हरियाणा और झारखंड और जो है जो होने आपके माफ कीजिएगा मुंबई की तरफ जो होने महाराष्ट्र में चुनाव होने, तो क्या इसको देखते हुए और पुरानी, क्योंकि एक चोट किसान वाली जगहों से इस बार भाजपा को लगी है, तो क्या इसको देखते हुए जाति समीकरण बिठाया गया और साथ ही एक्शन में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं इस बार किसानों के हित में? जी 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 मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि मोदी जी को इस तरीके की चाट मारी जब चुनाव चल रहे थे, मैडम मेरा ये सेंटेंस बड़ा फेमस हुआ, क्योंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, और मैंने कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आवाम है, जो वहां की जनता है, उसका रुख मैंने भांप लिया था। और मैं डे वन से इस बात को कह रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चाट लगेगी, चाट लगेगी। और वही काम हुआ, और वो काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के हाल यही रहे, अगर देश के प्रधानमंत्री के यही हाल रहे, तो ये चाट पूरे देश के लोग इनको मारेंगे। और मैं फिर कह रहा है तो अभी लग जाती, लेकिन चलो जैसे तैसे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके की चाट भारतीय जनता पार्टी को मारी गई, अब कहीं ना कहीं ये पब्लिक के बारे में सोचने लगे, और उसी का नतीजा जिस तरीके का डिसीजन आप बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने किसानों के लिए लिया। और मैडम जो आप मंत्री की बात कर रहे हैं, आप देखो जहां जहां मंत्री बनाए गए, जो चूंकि ये रणनीतिकार बहुत जबरदस्त है, खासतौर से हमें इस बात को भी समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जबरदस्त तरीके की रणनीति होती है, और अपनी रणनीति के दम पे ही इन्होंने 10 साल तक शासन करा। भले ही इन्होंने काम किया कुछ नहीं किया, लेकिन रणनीति जबरदस्त बनाते हैं। तो अब जिस तरीके से मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, खासतौर से जो 72 मंत्री है, और उनमें भी अगर हम राज्यवार मंत्रियों को देखें, तो आप देखो, आप बिहार की बात करो, बिहार के अंदर 8 मंत्री, इसके बाद आप यूपी की बात करो, यूपी के अंदर 9 मंत्री। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस प्रदेश से 80 लोकसभा सीट है, वहां के 9 मंत्री, और जहां से आधी लोकसभा सीट है, 40 मंत्री है, वहां से आपके जो है 8 मंत्री। इसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पे चुनाव आने वाले, अब जैसे आपके जो है हरियाणा में चुनाव आएंगे, तो वहां से ये जो है ज्यादा मंत्री को ले आए, उन मंत्रियों का ये जो है ओहदा भी जो है बड़ा करेंगे। इसके बाद मैं तो कई जगह ऐसा देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप इनकी रणनीति देखो, पंजाब के अंदर इनके एक सांसद चुनाव हार गए, और हारने के बाद भी उन्हें मंत्री बना दिया, तो ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। आप केरल के अंदर इनके एक सांसद चुन का है, और वो सांसद कह रहे हैं कि भाई मैं मंत्री बनने का नहीं, उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी, वहां भी अभी जो है इनका जूता बाज रहा।
तो कहीं ना कहीं ये सारी बात समझने की है। और मैडम ये मोदी जी अब एक्टिव नहीं होंगे। मैं तो चूंकि यूपी से आता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके का एक्शन कल हमें योगी जी को देखने को मिला, योगी जी ने आंगन फांगन में सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, सभी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की और मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और उसमें कड़े फैसले लेने का उन्होंने निर्णय किया। उन्होंने कहा जितनी भी रिक्तियां है सरकारी उनको भरा जाए। क्यों भाई, योगी जी को यह बात पहले समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा किसान का जो पेमेंट है वो नए सत्र शुरू होने से पुराना पहला पेमेंट रिलीज किया जाए। क्यों भाई, ये बात पहले नजर नहीं आ रही थी। खास तौर से हिंदुस्तान की जनता अपने आप में दम भरे, अपने आप को समझे, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने इन्हें चाट मारी, चाट मारी, चाट मारी। बिल्कुल कुलदीप जी, इस चीज से जुड़ा हुआ देखिए एक जरूरी सवाल बन जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को भ्रम हो गया था, घमंड हो गया था कि वो बिना काम किए सिर्फ राम राम के नाम पर जो है तमाम क्षेत्र जीत के आ जाएंगे, और यही वजह है कि अब जब उन्हें आईना दिख गया तो काम की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति करी, और मैडम आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति के अंदर धर्म का जब समावेश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीति के जो असली मुद्दे हैं वे मुद्दे गायब हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा, देश के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है मैडम, गरीब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, सारी की सारी शिक्षा प्राइवेट क्षेत्र में जा रही। उन प्राइवेट क्षेत्र में कितनी फीस दे दे के जो है बच्चे पढ़ रहे, लेकिन पढ़ाई के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहा। आप मुझे बताओ, देश के अंदर चुनाव हुए, चुनाव प्रचार हुआ, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शिक्षा की बात करी? किसी ने हमारे खराब होते हुए स्वास्थ्य की बात करी? देश के अंदर पानी खत्म हो गया, देश के अंदर हवा दूषित होगी, देश के अंदर अगर हम पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर देखें, 10 में से 7 शहर हिंदुस्तान के अंदर है। सांस लेने के लिए देश में हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा। क्या ये मुद्दे राजनीति में अंदर है? तो कहीं ना कहीं ये केवल इसी वजह से है कि राजनीति में धर्म घुस गया। और ये धर्म भी कहां से घुसा मैडम, कृपा करके हिंदुस्तान के लोग इस बात को भी जाने, ये धर्म घुसा खास तौर से 2013 के हिंदू मुस्लिम दंगों से। मुजफ्फरनगर यूपी के अंदर जो दंगे हुए उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी। लेकिन अब लोग इस बात को समझ गए कि इन जाति की धर्म की बात करने से लोगों का तो कोई फायदा है नहीं। फायदा अगर किसी का है तो वो केवल और केवल देश के नेताओं का है। खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी ये समझा, जब हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, राजनीति में हिंदू मुस्लिम चला, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए जो गांव का प्रधान बनने लायक नहीं थे। आज उन्हीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को यह बात समझ आई और उनको जो है सत्ता से बाहर किया। तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश से यह शुरुआत हुई थी, आप देखो भारतीय जनता पार्टी अगर दम भरती थी तो उत्तर प्रदेश के नाम पे दम भरती थी। आज उत्तर प्रदेश से इनका लगभग सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि अब इस हिंदू मुस्लिम के राम के जंजाल से ये लोग बाहर निकल गए। इन्होंने तो जो है, जो गोविल जी थे मेरठ से, उनको उतारा था, वे भी जो है हारते हारते जीते, 9-10 हजार की वोट से वे जीते। इसके बाद अयोध्या में ये हारे, और ये ऐसी ऐसी जगह पे हारे जहां जहां राम के पैर पड़े, वहां वहां ये हारे। अपने आप में बहुत ही शर्म की बात। लेकिन मैडम एक बात कह के मैं अपनी बात को रोकूंगा कि अब ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति ये दक्षिण में भी ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी देखो, जब मोदी जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, पहला उद्बोधन, जगन्नाथ लगातार सुन रहे होंगे कि किस तरीके से भगवान राम का मोदी जी कर चुके हैं। एग्जैक्टली, मैं यही बात देश के लोगों को समझाना चाह रहा, जिस राम के दम पे ये विश्व की नंबर 1 पार्टी बने, अब उस राम को तो पीछे छोड़ दिया। अब मोदी जी ने 2 बार अपने उद्बोधन में भगवान जगन्नाथ का नाम लिया, और भगवान जगन्नाथ का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान जगन्नाथ गरीबों के भगवान। अरे भाई, आप भगवान को भी बांटोगे, आप भगवान को भी गरीबों के और अमीरों के भगवान बनाएंगे। कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ऐसी राजनीतिक पार्टी के जो आला अधिकारी है उनको, और शर्म आनी चाहिए देश के उन लोगों को जो कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से दक्षिण भारत के लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं, ये अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल को समझे, और जो इनकी चाल में फंस गए थे उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी राज्य वाले, अब वे इनकी चाल से निकल रहे। कहीं ना कहीं आप इनकी चाल में मत फंस जाइए, अदरवाइज राजनीति से मुद्दे गायब हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे वहां पे
राजनीति करने में सफल होगी, मेरा ऐसा मानना है। जी मैम। तो आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, बहुत लेंदी क्योंकि इंटरव्यू हो गया है। अब आपको जब ये एनडीए की सरकार बन गई है, गठबंधन की सरकार है, तो आपको क्या लगता है इस बंधन को निभा पाएंगे मोदी जी, और मोदी जी के साथ जो बंधन में बने, क्या आपको भविष्य नजर आता है एनडीए सरकार का? देखिए मैडम, अगर हम पूर्व में भी देखें, कोई भी गठबंधन की सरकार देश में बनी, कोई ये नहीं बता सकता कि भाई ये सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी। कई जगह हमने ये भी देखा, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई, 5 साल तक सरकार चलाई। लेकिन यहां मुझे मोदी जी के अंदर कोई ऐसा चमत्कार नजर नहीं आता। मैं आपको बताऊं, जब से मोदी जी राजनीति में है, आप याद करो, खासतौर से जब 3 बार मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो तीनों बार उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसके बाद वे 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अब जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, तो ये गठबंधन के मुख्यमंत्री है, यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई ऐसा अनुभव नहीं। और फिर मैं अपनी पूर्व वाली बात को ले रहा, भाई मोदी जी को पूंछ दबाने का अनुभव है, मोदी जी को पूंछ दबवाने का अनुभव नहीं। तो कहीं ना कहीं जब इनकी लोग पूंछ दबाएंगे और इनके ऊपर दबाव ज्यादा पड़ेगा, तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा कि ये सरकार टूट ना जाए और ये गठबंधन बिखर ना जाए। और यहां ध्यान ये भी रखें कि जो गठबंधन के जो 2 मेन पिलर है, वे एक तो आपके जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, और दूसरे नायडू जी, वे कभी ना कभी चुनाव से पहले इनके विरोधी थे। लेकिन अब वे इनके साथ आ गए, और लोग ये कह रहे हैं, जब वो उनके पैर छूने लगे नीतीश जी, तो लोग तो ये कह रहे हैं नीतीश जी मोदी जी के पैर छू रहे थे। लेकिन नहीं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हो रहा था कि नीतीश जी कहीं ना कहीं मोदी जी को उनकी कुर्सी का पावा याद दिला रहे थे। उनकी कुर्सी के नीचे जो पाया था, आप जानते होंगे, कुर्सी 4 पायों के ऊपर टिकी रहती है। तो ये संदेश स्पष्ट था कि अगर आपने जरा सा भी इधर उधर दाएं बाएं या हमारी नहीं चलेगी, तो इस कुर्सी के पाए को हिला दिया जाएगा। ये बिल्कुल साफ संदेश था नीतीश बाबू जी का। और नीतीश बाबू जी तो वैसे ही पलटू राम के नाम से फेमस है, क्या पता कब पलट जा, कैसे पलट जा। जी मैम। सर बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, हमसे जुड़ने, मजेदार इंटरव्यू रहा। और बड़ा सवाल ये, जैसे कि कुलदीप जी बता रहे थे कि जिसको हम देख रहे थे कि शायद नीतीश कुमार जी पैर छू रहे मोदी जी का, सही मायने में वो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार अकेले की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार है। और आपको अगर यदि अपनी सरकार चलानी है, तो जो एन फैक्टर इस बार देखा जा रहा है, यानी कि नायडू और नीतीश बाबू का, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, अन्यथा आपकी सरकार कभी भी बेकार हो सकती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, और आप पूरे एनडीए सरकार पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए।